हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हितेश वाजपेयी और अखिलेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आप लोगों से रिएक्शंस लूं, अखिलेश जी 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री के भाषण के लिए? लाग लपेट नहीं, सीधा अंक बताइए मुझे, क्यों? थोड़ा समय दीजिएगा, सब बता दूंगा। 10 में से 2 नंबर। कारण क्या, उसका गिना रहा हूं। कुछ तथ्यात्मक सच्चाई बताऊंगा और क्यों 2 मिले उसके कारण बताऊंगा। जल्दी बताइएगा। जैसे इन्होंने बताया बैंक अकाउंट खोलने का यूनिक, हाँ थोड़ा आप लोगों ने इतने देर में बताया तो थोड़ा हमें बता दें, हम तथ्यात्मक जानकारी देंगे। जी, जी, जी। यूनिक आईडी और तमाम योजनाओं के आधार पे काफी बैंक अकाउंट खुले। यूपीए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि 5000 की आबादी पे नेशनलाइज बैंक खुलेंगे। पिछले साल सिर्फ यूपी में 3500 बैंक खुलने का रखा गया, जिसमें 70% खुल चुके हैं। उसके बाद सेकेंड फेज था जो 2000 की आबादी पे बैंक खुलेंगे। इसके कई कारण है, करप्शन रुकेंगे, डायरेक्ट पैसा जाएगा और हमारा फिक्स डिपॉजिट बढ़ेगा, जिससे बजट में प्रॉफिट होगा। तो ये एक तथ्यात्मक सत्य है। दूसरा तथ्यात्मक सत्य ये है, शौचालय, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसमें संख्या बल के हिसाब से 20,000 और 40 रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड आता है। 99.9% स्कूलों में ये बन चुके हैं पिछले 5 वर्षों से। पहले, सबसे पहले विधायक बनने के बाद मैंने इसकी सारी सूचनाएं लेकर के खुद चेक किया था और हर विधानसभा में मैं इसको उठाता हूं। और निजी पे 10,000 9,500 रुपए हैं, जिसमें अभी मैंने 1 महीना पहले विधानसभा में उठाया तो 70% इस साल टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था यूपी का। तीसरी बात जो सांसद आदर्श बात की गई है, ये पिछले 20, 25, 30 वर्षों से हर सरकारें चला रही हैं प्रदेश की, चाहे वो कांग्रेस की हो तो महात्मा गांधी और ग्राम आदर्श ग्राम, यानी कि मैं समझ गया अखिलेश जी मैं आपकी बात समझ गया। कोई नई बात नहीं की है प्रधानमंत्री ने, कोई नई बात नहीं की है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे और भी लोगों से रिएक्शन लेना। नंबर मैंने क्यों नहीं दिया? नंबर मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया अखिलेश जी आपकी बात। हमारे साथ वाजपेयी जी एक मिनट नई बात की है योजना। हाँ बोलिए। नंबर मैंने क्यों नहीं दिया ये सुन लें। हाँ नहीं, नंबर मैंने क्यों नहीं दिया ये सुन लें। कुछ चीजों पे ये सरकार आई थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, घुसपैठ और सांप्रदायिकता जी, उसका जिक्र क्यों नहीं है? सांप्रदायिकता, आतंकवाद का जिक्र है। सरकार जिस आधार पे आपने मांगा, जो कहा कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, नहीं, जो कहा हमारी ये प्राथमिकताएं हैं, चलिए उस पे आप लाल किले, चलिए अखिलेश जी आप अपनी बात कह चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं। वाजपेयी जी बीजेपी से, हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं। वाजपेयी जी 2 में से 10 में से 2 दे रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपसे अंक देने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आपका बस चले, आप 10 में से 20 दे देंगे। मेरा सवाल आपसे ये, क्या जैसे कि आरोप लगा रही है कांग्रेस, कुछ नयापन नहीं था, पैकेजिंग थी, मार्केटिंग थी, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिधर जी, आपने अंक की बात अच्छी करी। हम तो परीक्षार्थी हैं, इसीलिए हम तो परीक्षा दे रहे हैं। अंक तो आप लोगों को देने, आप सभी लोग दीजिए, तो उस विषय में मैं नहीं जाता हूं। दूसरी बात जो आपने कही है कि कांग्रेस की बात, तो आज 15 अगस्त के दिन मैं कांग्रेस की कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश जी जब 10 में से 2 अंक देंगे तभी तो उनको 10 जनपद से अंक मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आज उसमें भी नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सब सुध ही जाने, तो संकेतों में कहना चाहता हूं बहुत तेजी से। एक बात जो ओपनिंग रिमार्क था कि बहुमत और सहमति, बहुमत से चुनाव होते हैं और चुनावी भाषण होते हैं, तो जब बहुमत लेना होता है तो उस प्रकार की बातचीत की जाती है। तो ये मंच बहुमत लेने वाला मंच नहीं था, ये सहमति देश की लेने वाला मंच था। दूसरी बात, शासक वर्सेस सेवक। तो जो शासक होता है, जो सरकार चलाता है, वो सरकार में अपनी बात रखता है। ये मंच सेवक का मंच था और उन्होंने इस बात को मोदी जी ने देश के सामने रखा था कि आप सेवक को चुनिए। तो आज चुना गया सेवक खड़ा हुआ था जो अपने मालिक से संवाद कर रहा था, यानी कि जनता से संवाद कर रहा था। तो स्वाभाविक है कि जब सेवक मालिक से संवाद करता है तो मालिक से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या परिस्थिति है उसकी काम करने की, उस पर प्रकाश डालता है, जिस पर उन्होंने डालने का प्रयास किया है। फिर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि परंपरागत राजनीति और रूढ़िवादी जो राजनीति रही है, उस भाषण को छोड़कर उन्होंने एक मनमोहक नहीं,
अपितु मन की बात लोगों से करने का प्रयास किया और यह साहस किया है। चाहे वो संकेतों की बात हो, उन्होंने बुलेट प्रूफ छोड़ के भाषण दिया है, मुझे नहीं लगता किसी सुरक्षा एजेंसी ने उनको अनुमति दी होगी इस बात की, लेकिन अपनी जान की कीमत, जब लोग जान के लिए किताबें उल्लेख कर रही है कि पद छोड़ रहे हैं, उन्होंने बिना उसकी चिंता किए हुए एक मन की बात देश के सामने रखी है, जो मुझे लगता है हमें यही देखना। वाजपेयी जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। दरअसल प्रधानमंत्री ने कई बातें की हैं जो सांकेतिक तौर पर लोगों पर असर डाल सकती हैं। अब देखना है कि लोगों पर उसका क्या असर पड़ रहा है। जो एक बात जिसकी लगातार वो चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री अगर लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत की बात, शौचालयों की बात करे तो अटपटा लगेगा, मगर ये मेरी प्राथमिकता है, आज उन्होंने कहा। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती हैं, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षधर हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो, कब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। अहम बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के शरीर और आत्मा को बदलना होगा। क्या कहा आपने, उन्होंने? आइए सुनते हैं। प्लानिंग कमीशन का क्या होगा? मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका दायरा बहुत फैल चुका है।
राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की एक टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता है, फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। मगर सवाल यह कि ये नई योजना, ये नया इंस्टीट्यूशन होगा क्या? कंचन गुप्ता, आपके हिसाब से जिस नए इंस्टीट्यूशन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसका स्वरूप, उसकी नई आत्मा, उसका नया शरीर क्या होगा? नहीं, वो आपको अब देखना पड़ेगा कि आज के दिन में केंद्रीय सरकार के साथ राज्य सरकार की जो रिलेशंस हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उसको कैसे आप नए ढांचे में लाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो प्लानिंग कमीशन थी हमारे, ये मैं जो कहता हूँ, ये सोवियत भारत की रेलिक रह गई थी। भारत आगे निकल गया है इस वक्त की धरोहर, लेकिन वो रह गया था। अब उसको खत्म करना इसलिए जरूरी था कि जब तक उसे आप नहीं खत्म करेंगे तब तक आप नई सोच और नई दिशा की ओर नहीं जा सकते। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की जो संपर्क है उसको नए ढांचे में लाने के लिए, फेडरलिज्म को और पुख्ता करने के लिए ये करना बहुत ही जरूरी था। और मेरे हिसाब से बाकी जितने भी उन्होंने योजनाएं आज घोषित की हैं वो तो अपने जगह पर अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा शायद ये था कि प्लानिंग कमीशन की कहानी खत्म, अब वहां पे ताला लग। अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं अपने मेहमानों के पास। अखिलेश जी, प्लानिंग कमीशन को उसके मौजूदा स्वरूप में खत्म करना, हितेश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके हिसाब से इसकी क्या अहमियत है? एक छोटा सा सवाल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मोदी जी या उनकी विचारधारा के लोगों को ये कतई पसंद नहीं है कि निर्णय लेने में किसी और की भागीदारी हो। प्लानिंग कमीशन वो संस्था थी कि जो 5 साल 10 साल की एक दूरदर्शी की इमेजिन करके क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजों की हमें आवश्यकता है, प्लान्ड वे में बनाती थी। उसमें आप रिफॉर्म्स की हमेशा आवश्यकता गुंजाइश रहती है, वो कर सकते थे। लेकिन अब नया स्वरूप क्या आएगा उस पे, उसके बाद ही इस पे स्पष्ट कुछ कहा जा सकता है। आप एक अहम बात कह रहे हैं अखिलेश जी, आप एक अहम बात कह रहे हैं कि पूरी तरह से फैसले सरकार अपने हाथ में केंद्रित रखना चाहती है। वाजपेयी जी, एक आरोप है कि पूरी तरह से फैसले अपने हाथ में केंद्रित रखना चाहती है, इसलिए योजना आयोग को ध्वस्त किया गया। आपकी प्रतिक्रिया हितेश?
देखिए अभिसार जी, हमने पहले ही कहा है कि आपकी सरकार है। मैं तो बल्कि उल्टा पूछना चाहता हूं, आज हर कॉर्नर पे इस बात की चर्चा है कि योजना आयोग ने देश में मजाक बना दिया है। ये उस संस्था के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी दूरदृष्टि और उसका जो विजन है उसके बारे में टिप्पणियां की गई हैं। और उसका कारण वहां बैठे लोग नहीं है, वो विशेषज्ञ हैं। लेकिन उनकी जो रूढ़िवादी और परंपरागत नीतियां हैं, जो कटलेट और समोसे की मीटिंग्स हैं, 5 सितारा होटलों में बैठकर जो योजनाएं तय होती है वो इसी प्रकार की होती आई है, जिससे कांग्रेस कभी इसको बाहर नहीं निकाल पाई है। मैं तो आपके पटल पर इसको रखना चाहता हूं कि क्या इस परंपरागत, रूढ़िवादी और पुरानी योजना आयोग की जो नीतियां हैं, जो तरीके हैं, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि आम आदमी तो नहीं है, 26 रुपए और 32 रुपए का जो खेल चलता है, तो मुझे लगता है यही एक सोच है। इस नई सोच के लिए, नई उम्मीद के लिए तो लोगों ने वोट दिया है। आपकी इस बात पर यहां पर भी रिएक्शन ले लेता हूं अपने फ्लोर पे। अशोक वानखेड़े, बिल्कुल ये जोक हो चुका था योजना आयोग, और मुझे लगता है कि 60 साल के बाद यदि योजना आयोग में चेंजेस योजना आयोग नहीं करवा रहा था तो एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। योजना आयोग अपने आप में चेंजेस लाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और राजनीतिक स्तर पर ये चेंज चाहिए था। विशेष नारायण, एक बहुत बड़ी घोषणा की है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कि वो पूरे जो भारत था पहले, वहां की गरीबी हटाने की कोशिश करेंगे। तो योजना आयोग के पास बहुत सारा ढांचा माचा है, उसको ताला लगा के और उसी को इस प्रोजेक्ट में अगर लगाएंगे तो ये पूरे इलाके में डिप्लोमेसी में, गरीबी हटाने में, सामाजिक समरसता में और भारत के बहुत बड़े आंगनों में जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है उसको डिमोलिश करने में काम आएगा। अभी सर देखिए, एक तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र को याद दिलाना चाहूंगा कि राजीव गांधी ने खुद कहा था प्लानिंग कमीशन के बारे में कि इट इज अ बंच ऑफ जोकर्स। तो एक वो वाली बात थी। दूसरी बात ये कि ये जो प्लानिंग कमीशन का, मुझे लगता है कि इसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। एक तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में मिला दिया जाएगा और दूसरा एक विजन डॉक्यूमेंट टाइप वो बनाएगा। कुछ एमिनेंट पर्सन्स की 7-8 लोगों की पैनल बनाई जाएगी जो विजन 2020 या ऐसा कुछ उसको नाम देकर के ऐसा काम किया जाएगा। दिल में कसक तो थी अखिलेश जी, बंच ऑफ जोकर्स खुद राजीव गांधी ने करार दिया था प्लानिंग कमीशन। मैं आपके पास आऊंगा। अभिजीत भट्टाचार्य, इसकी क्या अहमियत आप देखते हैं अगर प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त किया जा रहा है, मगर सवाल जैसे यहां उठ रहा है उसकी जगह क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्लानिंग कमीशन की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन या वैलिडिटी नहीं थी, और बिल्कुल नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन पे वैलिडिटी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, लेकिन 1950s में हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो बनाया था वो 50s, 60s, 70s में कोई अलग मायने थी, और उसका मैं समझता हूँ कि उन्होंने 70-80 तक काम ठीक किया। लेकिन 90s के बाद आप अगर प्लानिंग कमीशन एक ब्रेक की तरह काम कर रहे हैं, इट वॉज एन इम्पेडिमेंट, इट वॉज कमिंग एज अ ब्रेक। आप सोचिए, हर चीफ मिनिस्टर आता था और यहाँ के आके सलाम करता था प्लानिंग कमेटी, हमको इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। अब चीफ मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गवर्नमेंट वो प्लानिंग कमीशन में जाके भीख मांगे, और इतने नाराज होते थे हर चीफ मिनिस्टर, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब नाराज थे, सब नाखुश थे। यानी कि अव्यावहारिक होती जा रही थी प्लानिंग कमीशन। मगर जो एक अहम बात कही, जिसको लेके अखिलेश जी कह रहे थे कि सांप्रदायिकता पर उन्होंने कोई बात नहीं की, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी। सवाल यह कि क्या यह नींव रख रही है एक नई सोच की आने वाले दिनों में? अगर आपने गौर किया होगा, अनेक मुद्दों के जिन पर उन्होंने चर्चा की, चाहे सांप्रदायिकता हो या जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री एक 10 साल के प्लान की बात कर रहे हैं। 10 साल की बात कर रहे हैं। अगले 10 सालों तक इन चीजों को क्रियान्वित किया जाएगा। 10 साल के लिए आप हिंसा का रास्ता छोड़ दें। 10 साल में आप एक आदर्श ग्राम योजना की स्थापना करें। आप देख सकते हैं लगातार प्रधानमंत्री एक 10 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, जो कि सामने उभर कर आ रही है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर पहलू की यहां हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो सांप्रदायिकता पे बोला, उन्होंने कहा कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमने कुछ हासिल नहीं किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए आप हिंसा छोड़िए। क्या कहा, सुनते हैं। सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर। यह पापाचार कब तक चलेगा?
किसका भला होता है। बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। मगर यह भी सच है कि पेचीदा मुद्दों का समाधान इतनी आसानी से महज सांकेतिक मुद्दों से नहीं होता है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर या ये कहा जाए कांग्रेस पर इतना विश्वास है कि उनमें हिम्मत हो गई 10 साल के प्लान की बात करने की? नहीं करें। देखिए, मार्केटिंग और पैकेजिंग की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कल जब बलात्कार होते थे तो दोष सरकारों का था, आज जो हो रहे हैं वो परिवारों का दोष हो गया। सत्ता में आते हैं ये भाव परिवर्तन देखें। दूसरी बात, अब आप प्रधानमंत्री हैं, आह्वान से सिर्फ काम नहीं चलना है, आपको अपनी रणनीति, अपनी योजनाएं, अपने कार्यक्रम भी बताने हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ आह्वान करके अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ आह्वान से बात नहीं बनेगी, ये नहीं हो सकता है। जमीन पर योजना चाहिए, सिर्फ आह्वान से बात नहीं बनेगी। वाजपेयी जी, देखिए अभिसार जी, एग्जैक्टली हमने इन्हें, इसीलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि साधनों की चर्चा की जाए या साध्य की चर्चा की जाए, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की चर्चा की जाए या इफेक्टिव गवर्नेंस की चर्चा की जाए। ई गवर्नेंस कैन बी अ मीडियम ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट, बट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी द एम ऑफ एनी गवर्नेंस। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है इस बात का। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये देश से उनकी बात है। जब वो सीज फायर की बात अपनी बॉर्डर्स पर करते हैं कि हमें बातचीत करना चाहिए, 14 अगस्त को यदि पाकिस्तान को बधाई देते हैं स्वतंत्रता दिवस की एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हुए, तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। सार्क देशों को बातचीत के लिए बुलाते हैं। तो क्या इसी प्रकार से जो इंसर्जेंट प्रधानमंत्री ने ललकार नहीं दी, पाकिस्तान को ललकार नहीं दी, जो अक्सर हम देखते थे स्वतंत्रता दिवस पर होती थी। शेष नारायण सिंह, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने तो बल्कि पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है, हमारी तरह के गरीब आदमी, उनको लाने की बात की। लेकिन जो दिलचस्प बात वो मिस कर गए, वो ये है कि जिन लोगों के नाम लेते रहे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, जिन्होंने कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की थी। सामाजिक न्याय आप 10 साल, 5 साल, 20 साल, जब तक गरीब और अमीर में आप जाति तोड़ों की बात नहीं करेंगे, जब तक सामाजिक समरसता की बात नहीं करेंगे, आप केवल चंचु प्रवेश करके निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इनका आज का भाषण बिग टाइम फेलियर है। देखो, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पर्सन भी है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बराबर, मैं आ रहा हूं हितेश जी, आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, पिन कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अखिलेश जी से एक पूछना चाहता हूं कि बाय एंड लार्ज मान लिया आपकी बात कि प्रधानमंत्री ने वही कहा जो अब लगातार यूपीए सरकार करती आ रही है, यूपीए सरकार की घोषणाएं रिपीट की, तो मुझे लगता है फिर उसके लिए पूरे मार्क दे देने चाहिए थे और प्लानिंग कमीशन के लिए 2 काट देते। आपने 8 काट के 2 दे दिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो आपने पहले किया वो गलत था कि अभी। अखिलेश जी, वही धर्म संकट आपका बजट में भी दिखाई दिया। आपको मैं नंबर दे दूं, ये मैं वही कह रहा हूं, नहीं मैं वही कह रहा हूं कि नया क्या बताया। 2 नंबर मैंने सिर्फ उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग पे दी है, मैंने तो तथ्यवाद गिराया। तो चलो एक बात मानते हैं आप कि मार्केटिंग और पैकेजिंग बहुत अहम है, तो कम से कम कांग्रेस नहीं,
वो कम से कम मार्केटिंग पैकेजिंग, यानी कि जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव कैंपेन के दौरान दिख रहा था वो अब भी दिखाई दे रहा है। कम से कम नहीं, प्लीज सुन लें। हाँ बोलिए। नहीं, जो योजनाएं थी, अगर आप कहते कि ये इस योजना को हम और बल दे रहे हैं, आप उसका क्रेडिट देते हुए कहते तो मैं मानता कि आप सहृदय से ये बातें कर रहे हैं। आप तो गुमराह करने के तरीके से चीजों को रखें कि कॉलेजों में, स्कूलों में टॉयलेट हो, 70 लाख टॉयलेट के पैसे 10,000 रुपए के हिसाब से। चलिए हितेश वाजपेयी जवाब दीजिए इस बात का। अखिलेश जी आप बात कह चुके, हितेश जिसमें 40 से जवाब त्वरित प्रतिक्रिया, दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं। त्वरित प्रतिक्रिया। शेषनारायण जी ने जो बात कही है कि इनको अम्बेडकर जी को याद करना चाहिए था, गांधी जी को याद करना चाहिए था, आजाद को याद करना चाहिए, उन्होंने सबके लिए कहा है। उन्होंने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा है कि आज देश जहां पर खड़ा है इसमें सभी दलों का, राजनेताओं का, सभी का बहुत महती भूमिका है। उन्होंने एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक राष्ट्र नीति पर चर्चा करी है। उन्होंने अपने भाषण में ही कहा है कि राजनीतिक भाषण नहीं है, तो आप उसको राजनीतिक। मैं आपको रोक रहा हूं हितेश जी, मेरी मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेने की। अगर प्रधानमंत्री का भाषण सिंबोलिज्म की चर्चा है तो उन सिंबोलिज्म में, जैसे कि हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि अंबेडकर साहब का नाम लेकर कहीं ना कहीं उसमें वो कुछ हद तक पीछे रह गए। अहम बात यहां पर यह है कि किस तरह से मंत्रालयों के बीच संघर्ष चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल शुरुआत में बात की और वो अपने आप में एक नई चीज दिखाई दी। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने 2 बार कहा कि मैं चौंक गया जब मैं आया, अंदर से मैंने इसको देखा। यानी एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है। उन्होंने जागीर शब्द का इस्तेमाल किया कि लोगों ने मंत्रालयों को अपना जागीर समझ लिया। मेरे ख्याल से एक बहुत चौंकाने वाली बात है और ये एक बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस जब भी अगर प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में कुछ कहती है तो उनको ये गिरबा में जहां के देखने की बहुत जरूरत है, बहुत देखने की जरूरत है। और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि महिलाओं के बारे में जो उन्होंने अपील की, परिवार से अपील की, उसको लेकर महिलाओं पर किस तरह का असर पड़ा है, हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने इसी तरह से कुछ लोगों से बात की। आइए सुनते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बारे में भी बात की, भाषण दिया। मेरे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं जो अभी भी भाषण सुन के आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये उनसे जानते हैं कैसा लगा आपको भाषण। महिलाओं के बारे में सबसे पहले बात की, सेफ चाइल्ड के बारे में बात की, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात की, कैसा लगा आपको? जैसा कि आप लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छे वक्ता है और महानायक है। तो मुझे लगता है कि आज हम स्पेशली उनको सुनने के लिए आज पहली बार आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में बात की। और क्योंकि हमारा फीमेल सेक्स रेशियो बहुत घटता जा रहा है, तो ये हम सबका प्राइम कंसर्न है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो इसके बारे में कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप बताइए कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और महिलाओं के बारे में बात की, कैसा लगा? महिलाओं के बारे में बात मोदी जी ने की, बहुत ही अच्छा लगा। और एक जो आप सबसे अच्छी बात पूछ रहे थे, मोदी जी क्या लग रही थी महिलाओं के बारे में जब बोल रहे थे, तो जमीनी बातें जो नॉर्मली इंसान, जो पीएम बातें कभी नहीं करता, नॉर्मली इंसान वाली बातें कि जैसे एक उन्होंने सुनाया, एक माँ बाप होते हैं, इनके 5 बेटे होते हैं, लेकिन माँ बाप ओल्ड एज में रहते हैं, लेकिन एक बेटी होती है वो माँ बाप की सेवा कर लेती है। तो ये ऐसे विचार अगर एक प्रधानमंत्री के होंगे तो उस देश की महिलाओं के लिए, उन देश की महिलाओं की जो आगे पीढ़ियों के लिए कितना अच्छा होगा, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ठीक है, आप बताइए कैसा लगा आपको भाषण? हमारे से पूछिए। ठीक है, महिलाओं के बारे में बात की, चाहे उन्होंने साथ में ये भी कहा कि लड़कों से पूछा जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में बात की। इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के। महिलाओं के बारे में बात की अपने भाषण के शुरू में, कैसा लगा? बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल में महिलाओं के जो खिलाफ जो बलात्कार है, सुरक्षा है, उसको कड़ा किया जाएगा? किया जाएगा। आप बताइए। लड़की घर से निकलते हैं तो कहते हैं माँ बाप के, मतलब कहाँ जा रही है लड़की, और लड़का घर से निकलता है तो पूछते हैं कहाँ से आई हो। तो अगर ऐसा पूछा जाए लड़कों से भी कि आप कहाँ से आए हो, तो ये अत्याचार नहीं है महिलाओं को। ठीक है, तो देख सकते हैं महिलाएं काफी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में तमाम तरीके की बात की, उससे महिलाएं काफी ज्यादा खुश है। उनका ये कहना है कि उनको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार हो रहे हैं वो घटेंगे, साथ ही जो सेक्स रेशो जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही जो महिलाओं की जो संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, उसे भी बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार होगा प्रधानमंत्री का ये भाषण। कैमरा पर्सन धीरे सिंह के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। चलिए बाबा, आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे क्योंकि अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मिले। यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अपने लाल साफे में
ये भाषण के ठीक बाद, क्योंकि बच्चे जो आते हैं अलग अलग सरकारी स्कूलों से वहां बैठते हैं, उनसे यहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलते देख सकते हैं। फिर जाते हुए जिस तरह से वहां मौजूद 12,750 लोग थे, उनका अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिन्होंने आज खुद को एक प्रधान सेवक के तौर पर पेश किया। एक बहुत छोटे से रिएक्शन के लिए मैं अखिलेश सिंह के पास जाना चाहूंगा। अखिलेश जी, मार्केटिंग हो, पैकेजिंग हो, बात समझ आती है, मगर जो लोगों के जहन में जो हम रिएक्शन सुन रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारी भाषा में हमसे बात कर रहा है, अब आप उस मार्केटिंग जो आप कह लें, मगर सच तो यह है कि प्रधानमंत्री उनकी भाषा में बात कर रहा है। देखिए, होता क्या है, हमारा देश भावना प्रधान देश है। हम अभिव्यक्ति पे, भाषणों पे और उसकी जो अभिव्यक्ति में नियत होती है उस पे एक धारणा बना लेते हैं। हम उस भाषा या उस भाषण के निर्णयों पे और उसका जो कार्यान्वयन होता है उसका इंतजार नहीं करते हैं या उस पर कुछ नहीं करते हैं। तो ठीक है, भाषा अच्छी है, जो बोला कौन कहेगा कि हम तो कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहेगी कि इसका क्रियान्वयन पर हम जोर दें। मैं अखिलेश जी आपके पास फिर आऊंगा, हितेश जी से भी इसका रिएक्शन दिमाग में आऊंगा आपके पास। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं सुन पाए तो एबीपी न्यूज पर न सिर्फ इस भाषण को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, बल्कि उसकी समीक्षा भी लगातार समानांतर स्तर पर की जा रही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण की बड़ी बातें। लाल किले के प्राचीर से आज उनका जो है संबोधन हुआ है। पहली बात जो उन्होंने कही कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। बैंक खाते के लिए जन धन योजना की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जन धन में डेबिट कार्ड और 1 लाख के बीमा का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हर स्कूल में टॉयलेट बने और इसे खास तौर पर एक प्राथमिकता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे थे। सांसद का 1 साल का फंड टॉयलेट्स पर, कॉर्पोरेट का फंड टॉयलेट्स के लिए खर्च हो, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री इसे कितनी अहमियत दे रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सांसद ग्राम योजना शुरू होगी और यह कार्यक्रम अगले 10 साल के लिए उन्होंने सामने पेश किया। हर सांसद 2016 तक एक गांव को आदर्श बनाए। और इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि पर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट पेश करने की बात भी की। यही नहीं, आतंकवादियों और नक्सलियों से अपील की है उन्होंने कि पीछे मुड़ के देखिए, इस हिंसा से आखिर आपने क्या हासिल किया। योजना आयोग खत्म होगा, अहम घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और कम, मेक इन इंडिया, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, सबमरीन से लेकर सैटेलाइट तक सबका निर्माण जो है। मगर जो सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से जो एक पर्सनल अपील थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं मन से बात भी किया, और हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाएंगे कि किस तरह से अपने भाषण के बाद वो बच्चों से मिले। बच्चे जो आते हैं लाल किले के प्राचीर पर, लाल किले पर आते हैं ऐसे मौके पर स्कूल्स की तरफ से, आप देख सकते हैं यहां पर बच्चों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ उनकी स्कूल टीचर्स को भी देख सकते हैं आप और हम। जिन लोगों ने बचपन में कभी गए होंगे लाल किले में स्कूल्स की तरफ से, उनकी भी यादें ताजा हो जाती हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मिले इस भाषण के बाद। मगर बड़ी बात, 10 साल का प्लान और एक पर्सनल संवाद, एक निजी संवाद कायम करने की कोशिश की, यह कह के कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। देशवासियों को उनकी सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र तो लोगों से मुलाकात करने के बाद फिर वो वापस रुख कर गए हैं। और यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों से मुखातिब होते हुए। बोले जो कभी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया, वो आज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से। उन्होंने अपना भाषण बिना लिखे जो कभी उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो जैसे कि आप रिपोर्ट सुन रहे थे, विकास की आवाज आप सुन पा रहे थे, जिसमें बगैर लिखा हुआ बयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया।
बुलेट प्रूफ सामने मौजूद नहीं था, जो कि जब से देश पर पंजाब का आतंकवाद का खतरा मंडराता रहा उसके बाद। और दो तस्वीरें हम आपके सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी 24 अकबर रोड पर, जहां आप देख रहे होंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी एक हल्की सी आपने झलक देखी, वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो हैं 24 अकबर रोड की। संभवतः यहां आप सोनिया गांधी को देख पा रहे हैं, मोतीलाल वोरा को भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल वोरा, सोनिया गांधी, यानी कि कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त, और राहुल गांधी को भी आप देख पा रहे हैं वहां पर। चलिए अब सुनते हैं, अपने भाषण में सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं एक प्रधान सेवक होने के नाते। आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। तो प्रधानमंत्री मेज ठोक कर कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने जब कहा कि हम आज यहाँ खड़े होकर जितने भी हमारे प्रेडिसेसर्स हैं उनको मैं नमन करता हूँ और उनकी कंट्रीब्यूशन को मैं दाद देता हूँ, क्योंकि सब आज तक जो भी आए हैं उनके सहारे ही आज हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँचा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ अभिजीत भट्टाचार्य जो कि विदेश मामले और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, और जन धन योजना पर भी खास तवज्जो दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। 1 लाख रुपए की बीमा, यानी कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो यूपीए के कार्यकाल की सब्सिडी योजना का एक नया स्वरूप है या एक क्रांतिकारी योजना है? नहीं, उस योजना के विस्तार में भी देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो ये तब तक पूरा नहीं होगा हिंदुस्तान में जब तक सबके बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। अभी 41% आबादी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो एक ये है। दूसरा, इस बहाने आप किसानों को या दूसरे लोगों को 1 लाख रुपए की
इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं बीमा के रूप में, अपना वोट बैंक भी बढ़ा रहे हैं। और तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछली सरकार जब इसमें काम कर रही थी तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रखे गए थे जहां जहां बैंक नहीं खुल पा रहे थे, लेकिन सरकार कई महीने तक ये सोचती रही कि 2.8 पर कमीशन देना चाहिए % या 3.1 देना चाहिए या 5,000 रुपये या 6,000 रुपये रिटेनरशिप के दे देने चाहिए। इस चक्कर में वो योजना ही बैठ गई। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये वाली चीज़ें भी और इसमें क्लियर हो जाएंगी तो ये बहुत बढ़िया योजना है, जिससे अंत में सरकार का ही खजाने का बहुत सा पैसा बचेगा। आखिरकार बात वहीं पर आकर बैठ जाती है, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। और आदर्श ग्राम योजना यानी कि अगले 5 सालों में 3 आदर्श गांव बनाने की बात, और उसमें सांसदों की भूमिका काफी अहम होगी, ऐसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं है। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3,000 से 5,000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले। जैसा कांग्रेस कह रही थी कि इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर क्या प्रधानमंत्री यहां पर कुछ रख रहे हैं नया देश के सामने? नहीं, मुझे लगता है आदर्श गांव योजना हर राज्यों में चल रही है। महाराष्ट्र की जहां तक सवाल है तो महाराष्ट्र में भी आदर्श गांव योजना चल रही है, लेकिन अभी सर फिर वही बात है, आदर्श गांव योजना में आदर्श गांव चुने जाते हैं, उनको प्राइज मनी मिलता है, उसके बाद खबरें छपती है कि जो पैरामीटर्स गांव के थे वो गलत दिए गए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, पैसा गांव को आदर्श चुनने में भी भ्रष्टाचार हुआ, नेताओं ने अपने अपने जो रिलेटिव जो अपने गांव थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको किया। हमारे देश में सवाल ये है कि यूपीए की पॉलिसीज हो या एनडीए की पॉलिसी हो, पॉलिसी अच्छी होती है, उनका क्रियान्वयन और उसका मॉनिटरिंग। हम बात वही कर रहे हैं, वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि क्रियान्वयन बहुत जरूरी हो जाएगा। एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज प्रधानमंत्री के भाषण की तमाम अहम झलकियां और उसकी समीक्षा हम लगातार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, और आज लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत की अपनी बात को रखा, उन्होंने बेलाग अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है कि एक प्रधानमंत्री शौचालयों की बात कर रही है, मगर कितनी बड़ी प्राथमिकता है वो इस बात से स्पष्ट हो जाती है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती है, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। शौचालयों के लिए महिला सुरक्षाओं से जोड़ के देखना, गर्ल चाइल्ड के जोड़ के देखना कितना अहम है? ये बहुत अहम है अभिसार, और ये आप देखिए जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई रेप की, उसमें भी ये बात आई की है, और उसमें उन्होंने एक बड़ी बात जो की
जो कम पकड़ी गई कि उन्होंने कहा कि 1 साल में, और उन्होंने नाम से उल्लेख किया कि स्मृति ईरानी है, 1 साल में हम ऐसी स्थिति बनाएं जिसमें हर स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट हो। मेरे ख्याल से ये अपने आप एक बहुत बात है, और बिल्कुल उसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो लोग भी आएँ, सब लोग उस मंच पर आएँ और एक साथ मिलकर करें। अब से कुछ देर पहले आपने एबीपी न्यूज पर ही एक महिला की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा उन्होंने हमारी आवाज में, हमारी जुबान में कहने की कोशिश की, और बेटों पर अंकुश पाने की जो बात उन्होंने कही वो भी सुन लेते हैं। हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते हैं, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें कि हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। बड़ी बात, बेटों की सोहबत और बेटों के चरित्र दोनों पे बात कर रहे हैं। इसमें कुछ आपको आपत्ति दिखाई देती है? नहीं, देखिए, एक अभी जो है देशवासी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनना चाहते हैं, और वो एक तरीके के सामाजिक क्षेत्र में एक वो नसीहत दे रहे हैं, एक ध्यान आकर्षण कर रहे हैं माता पिता अभिभावकों का कि इस तरफ हो। मुझे लगता है कि ये जो इशू जो है, चाहे वो बलात्कार का मामला हो या आतंकवाद का, ये बड़े कॉम्प्लेक्स मामले होते हैं। इसमें सिर्फ माँ बाप की मंशा और उनकी वैल्यू सिस्टम का उसका एक लिमिटेड रोल होता है, लेकिन अच्छी बात है अगर उसका कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं तो उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज जो अलग अलग मंत्रालयों के बीच संघर्ष चल रहा है उस पर भी अपनी बात रखी। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है, और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। दिबांग, इसमें दिक्कत क्या है? एक समरसता जरूरी है इस तरह से? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं इसलिए नहीं क्योंकि एक मंत्रालय आपकी जागीर है, जो मोदी जी ने कहा भी। मुझे लग रहा है कि ये भाव आ गया था कि ये मंत्रालय मेरी जागीर है, और जिस तरह का गरूर देखा गया पिछली सरकार के मंत्रियों में, उसी की परिणति थी कि लोग अपनी बात को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, और उसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल ढीले ना। अभी सर, मुझे इसमें थोड़ा मतभेद है, क्योंकि देखिए भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इशूज ऐसे होते हैं जैसे इन्वायरमेंट वर्सेज इंडस्ट्री, उसमें कोई हाँ या ना वाली बात नहीं होती। होमोसेक्सुअलिटी का एफिडेविट देना है, समाज की अपनी तरह तरह के समुदायों की मान्यताएं हैं, तो तमाम ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे एक बात डिजायरेबल होता है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल नहीं होता। कंचन गुप्ता, ये सिस्टम की सवाल है। कैबिनेट सिस्टम में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज अ मस्ट। वहां पर आपके अंदर में 2 सोच हो सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तब सोच एक होना जरूरी है। और दूसरी बात जो है, ये जागीरदारी वाली जो बात है, ये हमने गए 10 साल में ये उभरते हुए देखा कि ये मंत्रालय मेरी जागीर है। कैबिनेट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हमें खतरा जो यहाँ लग रहा है कि ही हैज ए टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग ए हेडमास्टर। कैबिनेट सेंटर में, कैबिनेट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए हेडमास्टर। सवाल अभिजार ये नहीं है कि जो जागीर की बात हो रही है। आप ये देखिए, यहाँ 283 के साथ मेजोरिटी में प्रधानमंत्री है। पिछली सरकारें मिलीजुली सरकारें थी जहां कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो कोलिशन पार्टनर का एक अपना सही होता है। दूसरी बात, अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग कानून है, उसको परिभाषित करने तो क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब ये बात कर रहे हैं, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आपके लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इसमें जरूरी बात है। ये इसकी जड़ क्या है?
अभी यार इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री बदनाम होते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हमें ये डर दिखाई देता है कि वो ऑल पावरफुल बनना चाहते हैं। जो हो रहा है, जो हो गया है उसकी बात करें, जो हो रहा है उसकी बात करें। फिलहाल वो नहीं दिखाई दे रहा, आगे कभी आएगा तो तब देखा जाएगा, तब उस पर हम लोग उसकी चर्चा करें। नहीं, अभी सर इसमें देखिए मंत्री और मंत्रालय बदनाम होते हैं, दरअसल उसमें हमें अफसरशाही भी देखनी चाहिए। जिस तरीके से IPS, IFS और IAS उनके बीच में टर्फ वॉर होती है, उससे भी बहुत सारे ऐसे झगड़े पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि जो बहस है, बहस की गुंजाइश और संवाद की गुंजाइश ये बनी रहनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, कुछ मंत्रालयों में कुछ इस तरह की जड़ता सी है, वो नियम ही ऐसे बने हुए हैं कि जैसे कि छोटा सा उदाहरण, वन विभाग ये कहता है कि अब उसका अभयारण्य के अंदर कोई बिजली का खंभा भी लगना है तो उसकी मंजूरी से लगेगा, कोई सड़क भी बननी है तो ऐसे में दो मंत्रालय, प्राथमिकताएं कंचन गुप्ता अलग अलग हैं, लिहाजा ये मतभेद उभरना लाजमी है। नहीं, मतभेद जरूर हो, लेकिन वो मतभेद कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग होती है उस कैबिनेट तक सीमित रहना चाहिए। ये एक जो सोच बन गया मोदी जी ने, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, अगर पब्लिक में भी आ जाए तो क्या हो जाए, सौदा बाजार में फेंको, बहस होनी चाहिए। अभी गडकरी ने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्ट सैंक्शन की परमिशन मांगी, मोदी भी एग्री थे, मोदी तो प्रधानमंत्री है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नोट दिया। तो ये अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रोक दिया तो रोक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप कोर्ट जाते हैं। सवाल कई बार सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्रीज नहीं गए हैं, सवाल है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो बुलाया है, जैसे अभी सर जो दो शब्द प्रधानमंत्री जी ने व्यवहार किया कि ये बिखराव और टकराव, ये बिखराव और टकराव नहीं होना चाहिए सरकार में। चलिए अहम जो है अलग अलग मंत्रालय को, बहुत दिलचस्प बहस, बहुत दिलचस्प बहस। हमारे एक्सपर्ट्स में भी यहाँ दो एक तरह से खेमे हो गए हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने अपनी ये बात रखी, और संभवतः यही संवाद की एक खूबसूरती है कि दो पक्ष उभर कर आए, और आज प्रधानमंत्री ने यही कोशिश की कि वो आम जनमानस तक पहुंचे उसकी जुबान में बात करके। कितनी सफल रही, जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं कि कम से कम इसने एक नींव स्थापित की होगी।